नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पीडब्ल्यू फार्मा में मैं मुकुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो 10 मिनट क्विक्स में आज आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट लेके आया हूं, जो कि है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। वैसे कीमोथेरेपी के बारे में हम सब ने पढ़ा ही है, बट काफ़ी सारे लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूजन होता है कि यार ये कीमोथेरेपी वर्ड यूज़ क्यों होता है, या फिर ऐसे कौन से ड्रग्स होते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी में कंसिडर करते हैं। तो बेटा एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ड्रग्स ऐसे केमिकल्स जिनको किसी जिंदगी को खत्म करने के लिए यूज होता है। जी हाँ, जिंदगी को खत्म करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी इंसान को या किसी जानवर को मारने के लिए, बट जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स जिनके इन्फेक्शन की वजह से ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो उनके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज करेंगे जो कि सीधे से उन लिविंग क्रिएचर्स को किल करेंगे, उन ड्रग्स को हम कीमोथेरेपी के अंदर कंसिडर करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इस कीमोथेरेपी का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम ऐसे ड्रग्स यूज कर रहे हैं जो कि किसी लाइफ को किल करेंगे, तो इन्हें बहुत ही सावधानी से यूज करना जरूरी है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स से बनी होती है। अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। यहां तक कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरियाज या फिर गट माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। तो जब भी हमें कोई भी ड्रग इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज करना होता है, उस टाइम हमें सावधानी ये बरतनी होती है कि कहीं वो ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट तो ना बनाए, या फिर हमारे गुड गट माइक्रोफ्लोरा को भी डिस्ट्रक्ट ना करे। तो इसलिए सबसे पहली प्रिंसिपल आती है डायग्नोसिस की। अगर कोई भी इन्फेक्शन के हमारे बॉडी में सिम्टम्स है, तो सबसे जरूरी है कि उस इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करो। पहले ये जानो कि जो इन्फेक्शन है, क्या वो बैक्टीरियल है, क्या वो फंगल है, या फिर वो वायरल है, या फिर वो पैरासाइटिक भी हो सकता है। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चारों ही कैटेगरीज में अलग अलग ड्रग्स यूज होंगे। कोई भी एंटीबायोटिक एंटी फंगल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कोई भी एंटीबायोटिक एंटीवायरल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कोई एंटीबायोटिक एंटी पैरासिटिक इफेक्ट भी नहीं दिखा सकता। तो इन सब के लिए अपने अपने स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं। तो ये जानने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है, सबसे जरूरी होता है डायग्नोसिस। अब जब डायग्नोसिस हो ही चुका है, तो उसके बाद में सेकेंड थिंग ये भी आती है कि यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट वेदर द कीमोथेरेपी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड और नॉट। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि जब घर में किसी एक इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके साथ में रहने की वजह से कई बार फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब घर में भले ही 4 अलग अलग मेंबर्स हो, लेकिन हर एक की इम्यून सिस्टम जो होती है ये अलग अलग लेवल पे काम करती है। कोई मेंबर ऐसे भी हो सकता है कि जिनके बॉडी में इम्यून सिस्टम काफी हद तक स्ट्रांग है। तो हो सकता है कि हल्के हल्के सिम्टम्स दिखाने के बाद पेशेंट की इम्यून सिस्टम उसी इन्फेक्शन को सप्रेस कर देगी कि उसके ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यह जानना जरूरी है कि कहीं इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट ना भी दी तो चलेगा क्या? क्योंकि अगर अननेसेसरी ट्रीटमेंट दी गई, तो जैसे पहले ही बताया गया, उसी प्रकार से जो गुड बैक्टीरिया या फिर गट माइक्रोफ्लोरा है उनको अननेसेसरी डैमेज हो सकता है, और उसकी वजह से फ्यूचर में डाइजेशन या फिर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब जब ये डिसीजन हो गया, तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया क्या है कि वायरस है तो उनके लिए अलग ड्रग्स लगेंगे, फंगस है तो उनके लिए भी अलग ड्रग्स रहेंगे। यहां तक कि अगर बैक्टीरिया में भी हम बात करेंगे, तो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे ड्रग्स अलग अलग लग सकते हैं। कुछ ड्रग्स स्पेसिफिकली होंगे जिनको हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ड्रग्स के ऊपर एक्ट करते हैं। अगर समझो इन्फेक्शन है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, और डिसीजन प्रॉपर ना लेने की वजह से, डायग्नोसिस प्रॉपरली ना करने की वजह से ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट होने वाले ड्रग्स अगर उनको दे दिए पेशेंट को, तो ट्रीटमेंट तो फेल जाएगी ही जाएगी, बल्कि ड्रग के अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, क्या उसके ट्रीटमेंट में सही में ड्रग की जरूरत है, ये दोनों क्वेश्चन के सवाल मिलने के बाद तीसरा क्वेश्चन आता है सिलेक्शन ऑफ द ड्रग्स। अब ड्रग सिलेक्शन करने के बाद भी
चौथा प्रिंसिपल आता है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी ने ये चीज हमेशा से सुनी होगी कि जब भी पेशेंट काउंसलिंग की बात आती है तो एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट को दी जाती है वो होती है कि डॉक्टर द्वारा आपको जो भी फ्रीक्वेंसी, अगर दिन में 3 बार लेने के लिए बोला है, दिन में 2 बार लेना है या फिर दिन में सिर्फ 1 बार लेना है, इसको 3 दिन तक मल्टीप्लाई कर मतलब कंटिन्यूअसली लेना है, इसको 5 दिन तक लेना है या फिर इससे ज्यादा भी लेना है, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जब बॉडी में बढ़ रहे होते हैं, जब वो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर चले जाएंगे तभी वो सिम्टम्स दिखाएंगे। तो कई बार ऐसे होगा कि डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स जो बताया है उसकी फ्रीक्वेंसी बताई थी दिन में 3 बार लगातार 3 दिन तक लेनी है, और दूसरे दिन के आफ्टरनून के डोज के बाद आपके सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। तो पेशेंट की मेंटालिटी ये बनती है कि यार अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों आगे की दवाई ले लूं। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि बैक्टीरिया या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है उनका काउंट सिर्फ इतना ही कम हुआ है कि वो अभी सिम्टम्स नहीं दिखा रहे। अगर उसके बाद में ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू की तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से ग्रो होना शुरू करेंगे और उसके बाद में डिसीज का रिलैप्स भी हो सकता है। साथ ही साथ में अगर अननेसेसरी ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक ड्रग दे दिया गया तो ड्रग के साइड इफेक्ट्स का भी प्रॉब्लम या फिर खतरा जो है ये ज्यादा बढ़ा रहेगा। इसलिए ये फोर्थ प्रिंसिपल बनता है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझो कि इनिशियली बोला गया था कि दिन में 3 बार 3 दिन तक पेशेंट को दवाई लेनी है, बट इतने ड्रग्स लेने के बाद भी अगर पेशेंट को समझो सही नहीं लगा तो क्या कंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी जरूरी है, या फिर बस ऐसे ही पेशेंट को स्टेबल रखा जाए तो पेशेंट की इम्यून सिस्टम ही काफी होगी कि वो धीरे धीरे अब इन्फेक्शन को कंट्रोल में ला सकेगी। अगर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना भी है तो रैंडमली ऐसे नहीं बोलेंगे चलो कल सुबह की एक ही टैबलेट ले लो, नहीं, फिर से आपको फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन रिपीटेडली चेक करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, राइट। और इसके बाद में जब पेशेंट इस कंडीशन पे आएगा कि उसके सारे सिम्टम्स जो है ये अब कम हो चुके हैं, उस वक्त भी हम ब्लाइंडली इस ट्रीटमेंट को बंद नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे अभी जब मैंने बोला कि ये हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बस लेवल जो है बॉडी में ये इतना कम हो चुका है कि वो सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, बट दैट डजंट मीन दैट बैक्टीरिया और वट एवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर दैट हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी। So to ensure that, next principle is test for cure। जहां पे जिस प्रकार से हमने डायग्नोसिस किया था ठीक उसी प्रकार से कल्चर टेस्टिंग या फिर जो भी सुटेबल टेस्ट होगी उस टेस्ट के मुताबिक हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, क्या इसका मतलब सही में जो भी इंफेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर था वो अब कंप्लीटली एब्सेंट है या नहीं। तो जो भी सूटेबल टेस्ट होगी उससे हम ये टेस्ट करेंगे और जब इसकी तसल्ली होगी तभी हम ट्रीटमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। अब अगर ऐसे कहे कि कोई पेशेंट है जो कि बार बार उस इन्फेक्शन को प्रोन है, यानी कि घर में हो सकता है कि टीबी का पेशेंट है तो एक ही घर में रहने की वजह से टीबी बाकी मेंबर्स को होने का भी खतरा रहेगा, या फिर छोटा बच्चा है जिसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स को उसको कंटिन्यूसली संभालना पड़ेगा, वो मैक्सिमम टाइम उनके साथ में ही रहेगा तो उनको भी इन फ्यूचर ये इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो हर बार हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि यार कब उनको वो इन्फेक्शन हो रहा है और कब हम उनको ट्रीटमेंट दें। तो ऐसे कंडीशन में प्रोफाइलैक्टिकली यानी कि एज अ प्रोटेक्शन इन्फेक्शन होने से पहले ही हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो बनता है हमारे कीमोथेरेपी का 7th प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज द प्रोफाइलैक्टिक कीमोथेरेपी। जहां पे जो पेशेंट किसी भी इन्फेक्शन को वल्नरेबल है उनको सही मात्रा में सही ड्रग का सही डोज पहले से ही दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में उनको वो इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये है इंपॉर्टेंट 7 प्रिंसिपल्स जो कि कहलाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी।